धन्यवाद हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधि, गांव के सभी जिम्मेदार साथियों, हमारे बच्चे, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक और हमारे जनपद से शिक्षा में रुचि रखने वाले और शिक्षा के बढ़ोतरी के और अपने जीवन को समर्पित करने वाले सभी शिक्षाविद। आज का कार्यक्रम स्कूल के इस हॉल के अंदर एक शुभ अवसर के लिए है, एक शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत प्रयासों के पश्चात ये काम यहाँ तक पहुँचा और मेरी कामनाएं हैं कि ये काम अच्छी गुणवत्ता से हो। ये निर्माण स्कूल में जो निर्माण होता है उसमें बजट का तो प्रावधान करना ही पड़ता है, खर्चा होता है, निवेश होता है और ये राजकीय स्कूल है, ये सरकार का निवेश हो रहा है। समग्र शिक्षा एक सरकार की जो योजना है और राज्य सरकार का पूरा सहयोग कि यहाँ के स्थानीय छात्र छात्राओं की आवश्यकता के अनुरूप इस प्रस्ताव को अनुमोदन करके आपने केंद्र को समय तक पहुँचाया और पैरवी की। लेकिन ये भले ही सरकार का निवेश हो, ये समूचे समाज की संपत्ति है और स्कूल में निर्माण ईंट से नहीं होता। लोगों की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों का विश्वास, स्थानीय समाज की भागीदारी, ये सब सुनिश्चित करती है। ये सारी चीजें, ये सारे गुण, ये सारे योगदान अनिवार्य हैं, तभी जो है स्कूल सिर्फ एक अच्छी सुंदर इमारत नहीं, एक सामाजिक संस्था के तौर पे देखी जाती है। भविष्य के लिए आवश्यक निर्माण, बागपत की एक विकास की दृष्टि से तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। देश के राजधानी के करीब होने का सामाजिक और राजनीतिक लाभ बागपत के जनवासियों को कई वर्षों से मिलता है, लेकिन आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेल सुविधा आने वाले समय में चाहे RRTS हो, मेट्रो की सुविधाएं यहाँ तक पहुँचानी हो, अनेकों इस प्रकार के जो प्रयास, पहल और निवेश होंगे। ये बात तय है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ में बागपत में नया व्यापार, नए उद्योग और नई संभावनाएं रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। इस सब के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट, सबसे आवश्यक निवेश हमारे आने वाले भविष्य में, समाज में युवा पीढ़ी को विकसित करने में है। हाईवे एक्सप्रेसवे बनने से बागपत विकसित नहीं होगा, ना भारत विकसित होगा। बागपत के सामर्थ्य को अगर बढ़ाना है तो ये जो पीढ़ी बैठी है, हमें इनके अंदर आत्मविश्वास जगाना है। कई चीजें मेरे सामने आती हैं क्योंकि मैं कौशल विकास का भी मंत्री हूँ, मैं शिक्षा विभाग भी देखता हूँ। जो ट्रेंड अब आ रहा है वो जहाँ एक व्यवस्थित शिक्षा का योगदान बहुत बड़ा है, अनुशासन देने में, मुख्य धारा में बच्चों को लाने में, और जहाँ शिक्षा का अभाव आता है तो सामाजिक हर मानक में समाज पिछड़ रहा है। तो व्यवस्थित शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान, लेकिन जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बताया है, कौशल विकास और व्यवस्थित फॉर्मल एजुकेशन दोनों एक ही सिक्के के दो रूप, दोनों को एक साथ एक दृष्टि से हमें देखना। एक अप्लाइड साइंसेज है और एक क्लासरूम की शिक्षा है। एक 100% ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है कि हर बच्चे के अंदर वो चारित्रिक गुण हो, वो विश्वास हो, उनकी वो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व हो कि समाज में उतार चढ़ाव में ठोकर खा के भी, मौका मिलने पे भी वो मुस्कुराते रहे बच्चे और उस अवसर का वो सदुपयोग करें और समाज में अपनी अग्रणी भूमिका एक अच्छे नागरिक के तौर पे अदा करना है। ये सारी चीजें आवश्यक है। इस स्कूल में
यहाँ की बाउंड्री वॉल का निर्माण अलंकार योजना से हुआ। जिस हॉल में मीटिंग हो रही है इसका भी एक दूसरी योजना में हुआ। अब समग्र शिक्षा का काम भी यहाँ होगा। जैसे ये विकसित होगा, यहाँ स्कूल की जो है यहाँ नई बिल्डिंग के निर्माण के पश्चात स्टूडेंट पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। मुझे गैप लगता है कि यहाँ खेल कूद की सुविधाएं भी बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, खास तौर से ग्रामीण परिवेश में मैं बात कर रहा हूँ, तो गांव के किसान के जो पीढ़ियां या बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसान भी करके सीखता है, वो अनुभव करते हैं और उस अनुभव से सीखते हैं और उसको अपने जीवनचर्या में जोड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन वो क्लासरूम की चार दीवारी में कुछ हद तक ही दी जा सकती है। उसके लिए आपको प्लेग्राउंड भी चाहिए, उसके लिए आपको स्किल का लैब भी चाहिए, उसके लिए आपको आईसीटी की अच्छी व्यवस्था चाहिए और दुरुस्त हो, ताकि दुनिया की चीजें, दुनिया की जानकारियां आपको यहाँ एक क्लिक पे इन बच्चों को उपलब्ध हो। उसके लिए सबसे जरूरी है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब नहीं कंप्यूटर वाली नहीं कह रहा, ओल्ड फैशन किताब जो आजकल लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। किताब पढ़ने से फोकस आता है, ठहराव आता है, बच्चे धैर्य सीखते हैं। जिस पन्ने तक एक दिन पढ़ा, रात को सो गए, अगले दिन उस पन्ने से शुरुआत करनी है। जीवन का निर्माण भी ऐसा ही होता है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, समाज में वहीं रहना है सबको, कोई कहीं समाज को छोड़ के नहीं जा सकता। और सब लोग समाज में नंगे हैं, सबको सबका मालूम रहता है। आपने जहां छोड़ा है वहीं से आपको निर्माण करना है। तो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूं कि स्कूल के एडमिशन में, स्कूल के आर्किटेक्चर में, स्कूल के भविष्य में ये सारी चीजों को जोड़ा जाए। चाइना में एक ट्रेंड है, हायर एजुकेशन में बड़ी अच्छी फॉर्मल यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट घट रहा है और पॉलिटेक्निक्स में, स्किल ओरिएंटेड कॉलेजेस में एनरोलमेंट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये क्यों है? इसलिए नहीं है कि वहां सरकार ने तय किया कि करना है, इसलिए है क्योंकि मार्केट भाप रहा है। इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट देने वाले जो लोग हैं, जो रोजगार आपको देंगे, वो चाहते हैं कि जिस बच्चे को हम एजुकेशन से ले रहे हैं उनके अंदर स्किल क्या है। इसलिए मैं बार-बार बात को करके दे रहा हूँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे पूरी उम्मीद है कि कौशल विकास में भी यहाँ स्कूल प्रबंधक और जिले के हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग आए, आप भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में शिक्षा को साथ साथ कौशल विकास के निर्माण को बल देंगे। मेरी ये इच्छा नहीं थी कि इस प्रकार से यहाँ स्कूल में मंच सजे, लेकिन बच्चों को अवसर मिला, बहुत सुंदर प्रदर्शनी करी, जिन्होंने नृत्य किया, सरस्वती वंदन किया, बहुत अच्छे मुस्कुराहट से कर रही थी बच्चियां, लेकिन जो गाना गा रही थी थोड़ी दुखी से लग रही थी। मन ही मन मैंने सोचा हो सकता है रविवार में खड़ा कर दिया उनको इसलिए, लेकिन आज एक बहुत अच्छा काम है जो हो रहा है। ये तो मैं किसी भी दिन कर सकता था, ये कोई बड़ा काम नहीं, ये तो होना ही था, आगे इससे और 10 गुने काम हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य आज ये हो रहा है कि आपको माँ के नाम से पेड़ लगाना, और ये बगैर जन भागीदारी के पर्यावरण के प्रति जो हमें जागरूकता बनानी है, चेतना बनानी है लोगों के अंदर, वो संभव नहीं, ये सरकारी कार्यक्रम से नहीं हो पाता। लगभग 1/4 भारत का हिस्सा जो लैंड मास है, इट इज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री जोन। अगर हम इसको बढ़ाएंगे नहीं तो उसके दुष्प्रभाव आज सबको दिखाई दे रहे हैं। जल वायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे पहले किसी को पड़ता है, नहीं पड़ता, किसान को जरूर पड़ता। तो इसलिए हम जो हमारे बस में है वो जरूर करें। पेड़ पौधा लगा के कहानी खत्म नहीं होती, वो भी एक जीव है और इसलिए उसकी देखभाल भी करनी जरूरी है। और इसलिए माँ के नाम से एक अभियान को जोड़ा है कि जैसे माँ का लाड प्यार हमें मिलता है तब हम यहाँ तक पहुँचते हैं, और हमें भी अपने माँ का ख्याल रखना है। चौधरी जयपाल जी 94 साल की उम्र हो गई, हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है।
तभी हम जो है अच्छे कार्य कर पाएंगे। उसी तरह पे जो पेड़ पौधा आज हम सब लोग लगा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर से हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लें कि उस पौधे और पेड़ का भी हम की देखभाल आगे भी करेंगे। आज यहाँ मीठा अवसर है, शुभ अवसर है, मिठाई खाई जाती है और मैंने कुलदीप जी और धीरज सबसे बात हुई थी, गाँव के लोग सब जिम्मेदार लोग बैठे, मैंने कहा फंक्शन मत करना, आम का सीजन चल रहा है, आम से बेहतर कोई मिठाई नहीं। आम अरे देखो आम का जिक्र मैंने किया, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। किसी भी भारतीय से पूछोगे कि सबसे अच्छा फल आपको कौन सा लगता है, एक सुर में कह देंगे मैंगो। और ये जो मैंगो सीजन आता है इसका इंतजार क्यों करते हैं? मैंने देखा है शहरी जीवन में लोग थोड़े तंदुरुस्त बहुत ज्यादा हो जाते हैं और सुबह सुबह सैर करना शुरू करते हैं। तो एक आध से मैं मिला भी हाथ में, मैंने कहा दौड़ लगा रहे हैं, तो बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने आज तक उनको एक्सरसाइज करते नहीं देखा। तो मैंने कहा एमपी साहब क्या कर रहे हो आजकल, क्यों आप जिम क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा मैंगो सीजन आ रहा है, तैयारी कर रहा हूँ। तो और इसलिए यहाँ सब तमाम लोग हैं इस खुशी में शरीक होने के लिए। सबसे बढ़िया मिठाई हम लोग खाएंगे मैंगो, और मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई और मेरी उम्मीद है कि आप सबकी नजर और निगाह इस शिक्षा के संस्थान में आगे भी रहेगी।